नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज हिंदुस्तान के पड़ोसी देश नेपाल में तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। नेपाल में युवाओं का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। ओली सरकार जेनजी के प्रदर्शन के आगे बैकफुट पर आ गई है। इसके बावजूद दूसरे दिन भी ये प्रदर्शन और तेज होता नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों अधिकारियों के घर फूंक दिए। मंत्रियों के धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि प्रधानमंत्री केपी ओली के देश से भागने की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि बांग्लादेश की तरह नेपाल में भी होगा तख्ता पलट। नेपाल के मौजूदा हालात पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। तुर्की में मचा बवाल। राष्ट्रपति एर्दोआन पर देश में कानूनी तख्ता पलट करवाने के लगे आरोप। बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन। फ्रांस में गहराया राजनीतिक संकट। बायरू सरकार गिरने के बाद अब राष्ट्रपति मैक्रो के इस्तीफे की मांग। 12 महीने में पद से हटाए गए 3 प्रधानमंत्री। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स देश एकजुट। बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप को दिया सख्त संदेश। रूस ने भी ट्रंप की धमकी का उड़ाया मजाक। और चलते चलते में देखेंगे वैज्ञानिकों की सबसे खतरनाक खोज को। ब्रह्मांड की शुरुआत के रहस्य से उठेगा पर्दा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का भारत दौरा रद्द। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नहीं दी यात्रा को मंजूरी। मुत्ताकी और अन्य वरिष्ठ तालिबान नेताओं पर यूएनएससी ने लगाया है प्रतिबंध। ऑस्ट्रेलियाई सांसद जसिंटा प्राइस ने की भारत विरोधी टिप्पणी। कहा, लेबर पार्टी का वोट बैंक होने के चलते भारतीयों को मिल रही देश में रहने की इजाजत। भड़के पीएम अल्बानीज बोले, माफी मांगो। गजा सिटी को खाली करो। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हमास को दी अंतिम चेतावनी। इजरायली सेना ने कब्जे के लिए तेज कर दी बमबारी। तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तुझे पीटूंगा। ट्रंप की डिनर पार्टी में मारपीट की नौबत। टॉप फाइनेंस अफसर से भिड़ गए वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट। तो नेपाल की सियासत में तूफान आ गया है। अचानक से ओली सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। उनके प्रदर्शन की शुरुआत तो हुई थी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ, लेकिन अब प्रदर्शनकारी पीएम ओली को ही सत्ता से उखाड़ फेंकने पर तुल गए हैं। इस्तीफे की उठती मांग के बीच खबर आ रही है कि पीएम केपी ओली देश छोड़कर दुबई भाग सकते हैं। इसके लिए नेपाल की निजी एयरलाइन हिमालय एयरलाइंस को स्टैंड बाय रहने के लिए कहा गया है। खबर यह भी आ रही है कि ओली ने उप प्रधानमंत्री को कार्यवाहक जिम्मेदारी भी सौंप दी है। इन हालात में पीएम का देश छोड़ना कई चर्चाओं को बल दे रहा है। जेनजी प्रदर्शनकारी पीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। काठमांडू में संसद भवन के बाहर उनका प्रदर्शन आज भी जारी है और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। जबकि बीती रात ही नेपाल के संचार सूचना एवं प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने घोषणा कर दी कि सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला वापस ले लिया गया है। हालांकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने को लेकर पहले लिए गए फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। इस मुद्दे को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, इसलिए सोशल मीडिया साइटों को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। दरअसल 4 सितंबर से ओली सरकार ने देश में 26 सोशल मीडिया ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, इन सब पर बैन लगा दिया, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सरकार के पास रजिस्टर्ड नहीं थे, जिस पर देश के युवा भड़क उठे। उन्होंने संसद को ही घेर लिया, जमकर तोड़फोड़ की। हालात पर काबू पाने के लिए सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग भी की, जिसमें 19 लोगों के जान जाने की खबर है और 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई शहरों में सरकार की तरफ से कर्फ्यू लागू किया गया था। बढ़ते प्रदर्शन को देख सरकार को सरेंडर करना पड़ा। इसके बावजूद देश में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। प्रदर्शनकारी अब पीएम ओली के इस्तीफे की मांग पर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के घर कम्युनिस्ट पार्टी मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने नेपाली कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आग लगा दी। यही नहीं, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष देउबा, पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड, सूचना एवं संचार मंत्री के निजी आवास को भी फूंक दिया। इन हालात में नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने पहले ही देश में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया और अब एक के बाद एक इस्तीफों की लाइन लग गई है। कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल, वाटर सप्लाई मंत्री प्रदीप यादव ने भी इस्तीफा दे दिया। इस भारी दबाव के बीच नेपाल में गठबंधन सरकार टूटने का खतरा बढ़ गया है। देश में जुलाई 2024 से 88 सीटें वाली शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और 79 सीटें वाली केपी शर्मा ओली की सीपीएन यूएमएल मिलकर सरकार चला रही है। अभी तक
सभी इस्तीफे नेपाली कांग्रेस के नेताओं ने ही दिए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 21 सांसदों ने सामूहिक इस्तीफा देने का फैसला किया है। पार्टी का कहना है कि मौजूदा हालात में संसद भंग कर नए चुनाव कराए जाएं ताकि जनता को सही विकल्प मिल सके। इस गंभीर संकट के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया है। साफ है, अब पीएम ओली की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या श्रीलंका और बांग्लादेश की ही तरह नेपाल में भी युवा सरकार का तख्ता पलट करने वाले हैं। इस बीच भारत सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार नेपाल के मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे तुर्की की। तो नेपाल की ही तरह एक और देश में हालात काफी बिगड़ चुके हैं। तुर्की में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन के एक्शन को लेकर तुर्की में भारी बवाल मचा हुआ है। उन पर देश में कानूनी तख्तापलट करवाने के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि एर्दोआन और उनकी सरकार देश की मुख्य विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी यानी सीएचपी को कमजोर करने के लिए न्यायपालिका का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब इस्तांबुल के पूर्व मेयर एक्रम इमामोग्लू को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में डाल दिया गया। उनकी यूनिवर्सिटी की डिग्री को भी रद्द कर दिया गया, जिसके चलते इमामोग्लू के चुनाव लड़ने पर रोक लग गई, क्योंकि तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए यूनिवर्सिटी की डिग्री जरूरी होती है। इमामोग्लू पर हुई कार्रवाई को उनकी बढ़ती लोकप्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति तैयप एर्दोआन के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था और जो सर्वे आ रहे थे उसमें इमामोग्लू की जीत भी बताई जा रही थी। लेकिन एर्दोआन ने उन्हें अपने कानूनी तरीके से अपने रास्ते से हटा दिया, जिसके बाद देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। और अब एर्दोआन और उनकी सरकार ने सीएचपी को कमजोर करने के लिए एक बार फिर न्यायपालिका का इस्तेमाल किया है। इस्तांबुल की एक अदालत ने शहर में सीएचपी की 2023 की जीत को रद्द कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में सीएचपी के चुनावों के दौरान अनियमितताओं का हवाला दिया, जिसमें प्रतिनिधियों के चयन को प्रभावित करने के लिए पैसे लेने के आरोप भी शामिल थे। अदालत का यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि इस्तांबुल न सिर्फ तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और आर्थिक केंद्र है, बल्कि सीएचपी का गढ़ भी है। सीएचपी के अध्यक्ष ओजगुर ओजेल ने अदालत के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस कदम को न्यायिक तरीकों से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश बताया है। फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एर्दोआन उस पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने पिछला चुनाव जीता था, जो तुर्की गणराज्य की संस्थापक पार्टी है और हर चुनाव में सबसे आगे चल रही है। हम एक सत्तावादी सरकार का सामना कर रहे हैं और इसका विरोध करना ही एकमात्र विकल्प है। सीएचपी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसके बाद से देश में फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स बंद कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा भी रोक दी गई। विपक्षी नेताओं का मानना है कि एर्दोआन का असली मकसद स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाओं को खत्म करके और रूस के प्रतिबंधित लोकतंत्र जैसी व्यवस्था बनाकर सत्ता को मजबूत करना है, जहां विपक्षी दल मौजूद तो हैं, लेकिन असल में उनके पास कोई ताकत नहीं है। लोग इसे लीगल कूप या कानूनी तख्तापलट का नाम भी दे रहे हैं। और अब अगली खबर में बात होगी फ्रांस की। तो फ्रांस में एक और सरकार का पतन हो गया है। फ्रांस में 2 साल में 5वें प्रधानमंत्री की तलाश शुरू हो गई है। पिछले 1 साल में ही 3 बार सरकार गिर चुकी है। पिछले साल जुलाई में हुए चुनावों में फ्रांस में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, जिसके बाद से ही यहां सरकार बनाने और गिराने का खेल चल रहा है। और अब फ्रांस की संसद में प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया गया है, यानी बायरू की सरकार भी चली गई। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के पक्ष में 194 जबकि विरोध में 364 वोट पड़े। अब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को 12 महीने में चौथी बार नया प्रधानमंत्री तलाश करना होगा। मैक्रो ने दिसंबर में ही बायरू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, लेकिन उनकी सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद फ्रांस की वामपंथी पार्टी अनबोर्ड की प्रमुख मैटिल्ड पेनोट ने राष्ट्रपति मैक्रो के इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि हम एक और प्रधानमंत्री नहीं चाहते जो उसी नीति पर कायम रहे जिसका हम विरोध कर रहे हैं। अब असली सवाल राष्ट्रपति के जाने का है, जो जनता की इच्छा का सम्मान नहीं कर रहे। आपको बता दें कि फ्रांस में जुलाई 2024 में हुए चुनावों में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। वामपंथी गठबंधन एनएफपी ने सबसे ज्यादा 182 सीटें जीती थी, जबकि मैक्रो के मध्य मार्गी दल के पास 168 सीटें हैं और वहीं दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली को 143 सीटें मिली थी। फ्रांस की 577 सीटों वाली नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए 289 सीटों की जरूरत है, यानी किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है।
चुनावों के बाद वाम दलों की मदद से मैक्रो की पार्टी ने सरकार तो बना ली, लेकिन बजट में कटौती और विश्वास मत पर बाइरों के दाव से वाम दल नाराज हो गए और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए और ये पास भी हो गया। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि फ्रांस में क्या अब नया चुनाव होगा। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी। और अब अगली खबर में बात होगी ट्रंप के टैरिफ की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर बवाल मचा हुआ है। हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ लगाते हुए ट्रंप ने यह हवाला दिया था कि उनका यह कदम रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की दिशा में उठाया गया है, लेकिन उनके इन दावों की पोल भी खुल गई। अमेरिका रूस के व्यापार को लेकर ट्रंप ही सवालों से घिर गए। इस बीच उन्होंने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। ट्रंप ने कहा कि वो रूस पर सेकेंडरी सैंक्शंस की तैयारी में है। हालांकि उनका यह दाव भी फेल हो गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि रूस को झुकाना मुमकिन नहीं है। रूसी राष्ट्रपति के आवास क्रेमलिन की तरफ से ट्रंप की धमकी का मजाक उड़ाते हुए इन प्रतिबंधों को बिल्कुल बेकार बताया गया और दावा किया गया है कि इनका कोई असर नहीं होगा। यानी इधर रूस के खिलाफ ट्रंप का एक्शन, उनकी धमकियां बेअसर दिख रही हैं। वहीं उनके टैरिफ एक्शन के खिलाफ दुनिया में एक अलग गुट भी तैयार हो रहा है, जिसकी झलक चीन में आयोजित एससीओ बैठक में दिखी ही। और अब ब्रिक्स की बैठक में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अन्य नेताओं के साथ इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के साथ ही ब्रिक्स को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। सभी नेताओं ने अमेरिका का बिना नाम लिए टैरिफ की कड़ी निंदा की है। लूला डा सिल्वा ने सख्त लहजे में कहा कि टैरिफ ब्लैकमेल को बाजारों पर कब्जा करने और घरेलू मुद्दों में दखलंदाजी करने के एक हथियार के रूप में सामान्य माना जा रहा है। ब्रिक्स देशों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि बाहरी दबावों से निपटा जा सके और आपसी व्यापार आसान बनाया जा सके। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बिना नाम लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी के फायदे वाली होनी चाहिए। बाधाएं बढ़ाने और लेन देन को मुश्किल बनाने से कोई मदद नहीं मिलेगी। जबकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका की व्यापार चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ देशों की तरफ से शुरू किए गए व्यापार युद्ध और टैरिफ युद्ध विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और नियमों को कमजोर करते हैं। जिस तरह ब्रिक्स देश अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, उससे यह साफ है कि अमेरिका की सुप्रीमेसी अब खतरे में है। और अब चलते चलते में बात करेंगे प्राचीन ब्लैक होल की। तो हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की शुरुआत से जुड़ा एक अद्भुत रहस्य उजागर किया है। वैज्ञानिकों ने एक हल्की लाल चमक देखी है जो बिग बैंग के लगभग 600 मिलियन साल बाद की है। ये छोटी सी लाल चमक, जिसे वैज्ञानिकों ने QSO1 नाम दिया है, ये लगभग 2.2 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर इग्नास जोस बेलिस और उनकी टीम का मानना है कि यह एक प्राचीन ब्लैक होल हो सकता है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो यह ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में बने ब्लैक होल्स का पहला प्रमाण होगा। अभी तक वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए थे कि शुरुआती तारे, आकाशगंगाएं और ब्लैक होल कैसे बने हैं। QSO1 की शक्ति 50 मिलियन सूरज के बराबर हो सकती है। इसे खास तौर पर रेड शिफ्टेड रोशनी देखने के लिए बनाया गया था, जो दूर से आती है और ब्रह्मांड के विस्तार के कारण फैलकर लाल हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ऐसे सैकड़ों लाल बिंदुओं को देखा है, जिनमें से कुछ तारों का समूह माने जा रहे हैं, जबकि कुछ शुरुआती ब्लैक होल भी हो सकते हैं। इन बिंदुओं से कोई एक्सरे किरण नहीं निकल रही है, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। हालांकि QSO1 एक प्राकृतिक लेंस के कारण बहुत चमकीला दिख रहा था। इसके वजन और घूमने की गति का विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह एक विशाल ब्लैक होल है। यह खोज हमें ब्रह्मांड के विकास और ब्लैक होल्स के निर्माण को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। यह हमें उस समय की एक झलक देती है जब ब्रह्मांड अपनी शुरुआती अवस्था में था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भविष्य की खोजें इस प्राचीन ब्लैक होल के रहस्य को पूरी तरह से सुलझा पाएंगी। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।